दोस्तों नमस्कार। ये कहा जाता है कि हस्तिनापुर सीट से जिस पार्टी का विधायक जीतता है उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक ये मिथक चला आ रहा है और मिथकों में नेता भरोसा भी करते आए हैं। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें हस्तिनापुर का तो वो भी यही साबित करता है कि जिस दल का विधायक हस्तिनापुर से बना जीता उसी दल की उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। दरअसल हस्तिनापुर एक बार फिर सुर्खियों में है और इसलिए सुर्खियों में है कि 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हर दल जो इस प्रदेश में सरकार बनाना चाहता है, वो चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो, वो चाहता है कि हस्तिनापुर में उसकी पार्टी का विधायक जीते ताकि वो जो मिथक है वो उनके पक्ष में सेटल हो जाए। अभी हाल में समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया कि हमें किसी भी सूरत में हस्तिनापुर को जीतना है। हस्तिनापुर जीतने के लिए एक टूल और उन्होंने आजमाया कि हस्तिनापुर सुरक्षित विधानसभा सीट है, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है और हस्तिनापुर सीट पर गुर्जर कम्युनिटी के जो मतदाता हैं वो अच्छी खासी संख्या में हैं। तो जब सारे मुख्य दलों से एससी कैटेगरी का प्रत्याशी फाइट कर रहा होता है तो ऐसे में दूसरी जातियों का जो वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। उसमें मुस्लिम्स हैं, उसमें गुर्जर्स हैं, उसमें जाट हैं। तो ये मेनली बड़ी भूमिका हस्तिनापुर में निभाते आए हैं। इस बार अखिलेश यादव जी ने गुर्जर सम्मेलन किया वहाँ पर और एक युवा गुर्जर नेता आकाश ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी की और उन्होंने सारे गुर्जर नेताओं को टारगेट दिया कि हस्तिनापुर जीत करके लेके आओ। हस्तिनापुर के इसी ट्रैक रिकॉर्ड पर, हस्तिनापुर की कहानी पर आप जानते ही हैं कि हस्तिनापुर महाभारत काल में भारत की राजधानी रहा, ऐसा कहा जाता है। और हस्तिनापुर का जो वैभव है, हस्तिनापुर का जो गौरव है, वो उस वक्त पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, विख्यात था। आज के हस्तिनापुर की तस्वीर उल्टी है। आज का हस्तिनापुर इस बात के लिए जाना जाता है कि वहाँ हर बार बाढ़ आ जाती है, हर बार पुश्ते टूट जाते हैं, सड़क बह जाती है। आज का हस्तिनापुर इसलिए भी जाना जाता है कि जब ये देश आज़ाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने एक शिलापट लगाया, उसका अनावरण किया जो हस्तिनापुर में लगा। और ऐसा ही एक शिलापट चंडीगढ़ में लगा। जब ये पत्थर लगा, चंडीगढ़ में लगा और हस्तिनापुर में लगा, तो चंडीगढ़ की सूरत बदल गई। बहुत वेल प्लान सिटी है, खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। लेकिन हस्तिनापुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये कहा जाता है कि आज़ादी के वक्त में जिस तरह के कुटीर उद्योग धंधे हस्तिनापुर में थे वो भी ख़त्म हो गए, धीरे धीरे बंद होते चले गए और बाढ़ के लिए जाना जाने लगा हस्तिनापुर। आज हम बात करेंगे हस्तिनापुर की कहानी पर और हस्तिनापुर के सिंहासन पर। हस्तिनापुर से कौन जीत सकता है, क्या इक्वेशंस हैं, अतीत की क्या कहानियां और किस्से हैं, इन सब पर बात करेंगे। कहा जाता है कि हस्तिनापुर को द्रौपदी का श्राप है, क्योंकि हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उसके बाद से हस्तिनापुर तरक्की नहीं कर पाया। तो ऐसे सब मिथकों पर बात करेंगे हम। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी हैं। पहले मिथक पे बात कर लेते हैं। एक मिथक ये कि जिस दल का नेता वहां से विधायक बनता है उसी दल की सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में। इस फैक्ट्स क्या कहते हैं, थोड़ा फैक्ट्स बताइए आप। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो है, मिथक है जो आपने बताया कि ये लोग कहते हैं कि द्रौपदी का श्राप लगा तो अभी तक वो डेवलप तो उस तरह नहीं हो पाया जिस तरह चंडीगढ़ हो पाया। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश के सिंहासन की बात है तो ये कहा जाता है कि हस्तिनापुर विधानसभा जिसकी होती है उसे ही वो उत्तर प्रदेश की गद्दी मिलती है। तो अगर मैं 57 से एक बार बात करूँ, 1957 से, तो यहाँ लगातार ऐसा होता आया है कि जिस दल के यहाँ विधायक बने हैं उसी दल की सरकार बनी है। मैं एक बार बता दूँ आपको, 1957 में ये पहली विधानसभा बनी और 1957 में जो कि कांग्रेस से पहली बार बिशंबर सिंह यहाँ विधायक बने, वो कांग्रेस के विधायक थे। 1962 में प्रीतम सिंह बने, वो भी कांग्रेस के विधायक थे। और 1967 में RL सहायक बने, वो भी कांग्रेस के विधायक थे। और उत्तर प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की बनी थी। जब हम 1969 में चलते, जनरल कैटेगरी में होती थी, तब जनरल कैटेगरी में होती, जनरल कैटेगरी में सीट थी। और जब हम 1969 की बात करते हैं तो आसाराम इंदू वो भारतीय क्रांति दल के विधायक बने। फिर 74 में, मतलब 1974 में भी आसाराम इंदू बने, लेकिन वो उस समय कांग्रेस से बने। और फिर
1977 में यहाँ रेवती शरण मौर्य ये जनता पार्टी से विधायक बने। 1980 में यहाँ झग्गड़ सिंह बने, झग्गड़ सिंह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बने, कांग्रेस आई से। और जब 85 का चुनाव हुआ तो हर्षवर्धन सिंह जाटव तो वो भी कांग्रेस से विधायक बने। जब 1989 का चुनाव हुआ तो तब झग्गड़ सिंह बने वो जनता दल से। उस समय जनता दल की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। 91 में यहाँ चुनाव नहीं हुआ था। 91 में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर झगड़ा हो गया था मेरठ में। इसको लेकर उस समय चूंकि हस्तिनापुर मेरठ एक लोकसभा में आते थे, इस सीट का नाम मेरठ और हस्तिनापुर लोकसभा कहा जाता था। मेरठ मवाना लोकसभा सीट। तो उस समय झगड़ा हुआ था, निगार सिनेमा को लेकर झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा इतना बढ़ गया था, उस समय TN शेषन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उन्होंने इसे रोक दिया था रिजल्ट को, यहाँ चुनाव नहीं हुआ था। झगड़ा तो मेरठ शहर विधानसभा सीट पे हुआ था, लेकिन मेरठ जिले की 5 लोकसभा सीटों का जो रिजल्ट है वो उस वक्त रोक दिया गया था, जिनमें हस्तिनापुर का रिजल्ट भी उसमें हस्तिनापुर भी था, मेरठ कैंट भी था, मेरठ सिटी भी था, तो ये रोक दिए थे। हालांकि जो दूसरी लोकसभा के जैसे मेरठ में सरधना और सिवाल खास हुआ, बागपत भी उस समय मेरठ में ही था, तो बागपत छपरौली है लेकिन सबका। लेकिन बागपत लोकसभा सीट का क्षेत्र था, वो दूसरी वो दूसरी लोकसभा सीट थी। मेरठ में जो लोकसभा विधानसभा सीटें थी उस समय वो हस्तिनापुर, उस समय मवाना के नाम से जानी जाती थी, मेरठ शहर, मेरठ कैंट, खरखोदा और किठौर। ये 5 विधानसभा सीटें उस समय मेरठ जिले में होती थी। और सरधना उस समय मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा थी, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हिस्सा थी। और सिवाल खास जो मेरठ जिले का हिस्सा है वो बागपत लोकसभा सीट का हिस्सा था। तो सिवाल खास और सरधना का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया था। इन 5 सीटों के रिजल्ट उस समय लोकसभा का चुनाव का जो रिजल्ट है वो भी रद्द कर दिया गया था, रोक दिया गया क्योंकि इस विवाद के बाद आयोग ने ही कैंसिल कर दिए थे ये चुनाव, उनके नतीजे घोषित नहीं हुए। फिर डॉक्टर साहब 93 में चुनाव हुए, तो 93 में भी हस्तिनापुर में ये रहा कि जब चुनाव का समय हुआ, चुनाव निर्धारित हो गया, तो एक प्रत्याशी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए चुनाव आयोग ने उसे रोक दिया था। फिर वहाँ 1 साल बाद उपचुनाव हुआ था, तो उस उपचुनाव में गोपाल काली भाजपा से विधायक बने थे। उस समय भी उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन की सरकार थी। इसके बाद फिर 96 में चुनाव होता है, तो 96 में चूंकि अतुल खटीक चुनाव जीतते हैं, बीजेपी के होते हैं वो, तब भी बीजेपी की सरकार होती है। फिर 2002 में प्रभुदयाल वाल्मीकि चुनाव जीतते हैं, वो सपा के कैंडिडेट होते हैं, और फिर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे ही फिर जब 2007 का चुनाव हुआ, तो 2007 में पहली बार योगेश वर्मा, मतलब बसपा के प्रत्याशी योगेश वर्मा पहली बार हस्तिनापुर सीट से जीते थे। तो फिर 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी थी। फिर 2012 में फिर प्रभुदयाल वाल्मीकि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी होते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। फिर 2017 का चुनाव आता है, तो दिनेश खटीक जो कि बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं और वो यहाँ से विधायक बन जाते हैं। फिर भाजपा की सरकार बनती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 2022 का चुनाव होता है, तो फिर दिनेश खटीक जी यहाँ से विधायक बनते हैं, वो मंत्री भी बनते हैं, और उत्तर प्रदेश में फिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये जो रुखसा पूरा जो 1957 से लेकर 2022 तक का पूरा डाटा है, ये तो ये बताता भी है, वो इस मिथक को पुष्ट करता है। ये तथ्य है इस मिथक के पक्ष में, बिल्कुल बिल्कुल, कि 57 से लेकर के 2022 तक अगर एक मौके को छोड़ दें, जब चुनाव घोषित नहीं हुआ मेरठ जिले की किसी भी विधानसभा सीट का, तो उस वक्त को छोड़ दें अगर, तो बाद में जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनमें उसी दल का विधायक वहां से बना जिस दल की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। इसलिए दलों के नेता ये मानते हैं कि उनकी कोशिश ये रहे, उनका टारगेट ये रहे कि उनकी पार्टी का एमएलए हस्तिनापुर से जीत जाए, ताकि उनकी सरकार बन जाए उत्तर प्रदेश में। तो मिथक और तथ्य यहाँ आपस में मिल जाते हैं। एक डॉक्टर साहब ये मिथक और भी था, ये तो हस्तिनापुर विधानसभा का है। वेस्ट यूपी का एक मिथक ये भी था, हालांकि ये टूट गया, योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ दिया। ये माना जाता था कि जब जब कोई भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अगर रात में गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा में अगर स्टे कर लिया, तो अगली बार फिर उनकी सरकार नहीं बनी। और अखिलेश यादव जी इस मिथक को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहते थे, वो कभी रुके नहीं। एक बार रुके थे और रुके तो फिर वो सरकार बीजेपी की बन गई। तो उन्हें लगता है कि ये वास्तव में मिथक है। मायावती भी नहीं गई, वो भी नहीं गई पूरे टाइम में। हाँ, वो मिथक था, उन्हें डर लगता रहा। और जबकि वो तो उनका तो वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट था। तो ये जो हस्तिनापुर का मिथक है, इस बार पूरी वीटो पावर है। जो 19 तारीख को डॉक्टर साहब जो पूरी मीटिंग बुलाई गई, आकाश गुर्जर को पार्टी ज्वाइन कराई गई, और तो पूरा फोकस इस मिथक पे था कि इस बार हस्तिनापुर की गद्दी को कब्जाना है। हस्तिनापुर की गद्दी कब्जाई तो उत्तर प्रदेश की गद्दी। उसमें कहा भी उन्होंने कि गुर्जर्स वहां पे टर्निंग पॉइंट हैं,
वो की चाबी जो है, जीत की जो चाबी है वो गुर्जरों के हाथ में है हस्तिनापुर में। अगर दलित कैंडिडेट होगा समाजवादी पार्टी का और उसके साथ मुस्लिम एफिलेट हो जाएंगे और गुर्जर्स अगर मोर देन 90% शिफ्ट हो गए उधर, तो कुछ जाटों में सेंध लगा के पार्टी का एमएलए बन सकता है। इस तरह के इक्वेशंस पे वहाँ पे बात हुई। और एक और संकेत अखिलेश यादव के स्टेप से मिल रहा है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार गुर्जरों और जाटों को लेकर के बहुत ही चौकस हैं। उनकी कोशिश ये है कि वेस्टर्न यूपी में इन दो कास्ट के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स दिए जाएं। तो ऐसी भी आहट मिल रही है कि मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बड़ा फेरबदल हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है। कई बड़े नेताओं की सीट बदली जा सकती है, कई नए नेताओं को सीट मिल सकती है उस हिसाब से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो मदद मिलती है कि वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में सक्सेस हो जाती है अंततः, उस पोलराइजेशन को रोकने की ये रणनीति बनाई है समाजवादी पार्टी ने कि वो इस बेल्ट में, खास तौर पर मेरठ में, वो हिंदू प्रत्याशी उतारेंगे, बैकवर्ड कास्ट के प्रत्याशियों को उतारेंगे, जिनमें गुर्जरों को, जाटों को तरजीह देंगे। इस तरह की रणनीति की सुगबुगाहट समाजवादी पार्टी के खेमे से मिल रही है। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी एक मुश्किल वाली बात होगी और एक टफ फाइट वाली सिचुएशन बनेगी। अगर हस्तिनापुर में इस तरह का इक्वेशन वो बना ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बेचैन करने वाला होगा। खैर, ये तो राजनीतिक समीकरणों की बात हुई। हस्तिनापुर पे बात करते हैं थोड़ा। एक मिथक और हस्तिनापुर के बारे में कि हस्तिनापुर कौरवों की, पांडवों की राजधानी थी और हस्तिनापुर की धरती पर ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ और द्रौपदी ने फिर श्राप दिया हस्तिनापुर को। तो ये कहा जाता है कि आज तक उस श्राप से हस्तिनापुर नहीं उभरा है, इसीलिए हस्तिनापुर का विकास नहीं हो पाया। पंडित नेहरू ने आज़ादी के बाद वो शिलापट जिनका अनावरण किया था, एक चंडीगढ़ में लगा और एक हस्तिनापुर में लगा, और दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है आज। इसके बावजूद कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहली बार जब सत्ता में आए तो वो लगातार ये घोषणा करते रहे कि हस्तिनापुर का विकास होगा, पर्यटन स्थल के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा। एक पानीपत हस्तिनापुर की जो रेलवे लाइन है वो पिछले 30 सालों से हमारे बाल सफ़ेद हो गए उसको सुनते सुनते कि अब बनेगी तब बनी, इस बजट में पैसा आ गया, उस बजट में पैसा आ गया, अब सर्वे शुरू हो गया, लेकिन ज़मीन पे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है रेलवे लाइन। एक पुल जरूर बना हस्तिनापुर को चांदपुर से जोड़ने वाला, लेकिन वो जो जोड़ने वाली सड़क है, हर बार बाढ़ आती है उस सड़क को बहा ले जाती है। उस पे पहली बार कोई बस चली थी रोडवेज की अभी पिछले दिनों, लेकिन बाढ़ आई, सड़क को बहा के ले गई, बस सब रखी रह गई। दूसरा, वहाँ जो इंडस्ट्रीज थी उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। हस्तिनापुर नगर पंचायत का एक सिटी के तौर पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक काम जरूर हुआ वहाँ पे कि जो महाभारत कालीन स्थल हैं उनके विकास के बजाय, उनको एक टूरिज्म का सेंटर बनाने के बजाय, वहाँ जैन धर्म के लोगों ने तो एक सकारात्मक भूमिका ये निभाई कि उन्होंने कुछ धर्मशालाएं बनाई, अपने तीर्थ स्थलों को डेवलप किया, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया वहाँ पिछले 30-40 सालों में। इस 30-40 सालों में सारे दलों की सरकार रह गई, सबने मिथक भी माना, मिथक को सत्य भी माना, लेकिन उस मिथक को तोड़ने की कोशिश किसी ने नहीं की जो प्रचलित है यहाँ कि द्रौपदी के श्राप की वजह से विकास नहीं हो रहा है। ये साहस कोई नेता आज तक नहीं जुटा पाया कि वो ये साबित करे कि द्रौपदी के श्राप की वजह से नहीं रुका हुआ विकास, हमारे पूर्व की जो सरकारें हैं उनकी नीतियों की वजह से रुका हुआ है, हमारी जो मशीनरी है उसके नकारेपन की वजह से रुका हुआ है। एक बार जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें आरएलडी के मंत्री थे नवाब कोकब हमीद, तो उन्होंने एक महाभारत सर्किट बनाया था। महाभारत सर्किट में उन सारे प्लेसेस को आइडेंटिफाई करके डेवलप करना था जो महाभारत से जुड़े हुए हैं। उसके कुछ स्थान बागपत में भी हैं और कुछ स्थान जो हैं यहाँ हस्तिनापुर में हैं। मैं अभी हरियाणा के चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र में था, तो मैंने वहाँ देखा कि चूंकि जो गीता का उपदेश दिया, जो युद्ध हुआ महाभारत का, वो कुरुक्षेत्र में हुआ, और ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया अर्जुन को वो कुरुक्षेत्र की धरती पे दिया। तो वहाँ उन्होंने, वहाँ लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था है, वहाँ पर म्यूजियम है, दर्शनीय स्थलों के तौर पे, टूरिज्म के बड़े सेंटर के तौर पे हरियाणा ने उनको डेवलप किया है। लेकिन वेस्टर्न यूपी में ऐसा कोई प्लेस ना आज तक ढंग से डेवलप किया गया, ना उसके लिए फंड्स आए, ना उस पर कोई काम हुआ। यही हालात हस्तिनापुर के भी हैं। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता, उनके विधायक
अब तो 2 बार, अब तो लगातार दिनेश खटीक मंत्री भी हैं वहां से, और लगातार 2 बार से सरकार भी है। तो क्यों हस्तिनापुर डेवलप नहीं हो पाता? क्या उस श्राप से डरे हुए नेता? क्या वजह है? क्यों पैसा नहीं ला पाते? क्यों खर्च नहीं होता? आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहब, ये तो एक मिथक है, एक मिथक। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो क्यों नहीं चाहती सरकार? अगर ये मिथक था कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री आते हैं अगली बार नहीं बनते, योगी आदित्यनाथ 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री में वो आए, वो बात ठीक है। अब आप देखिए योगी जी ये साहस क्यों नहीं कर पा रहे कि हस्तिनापुर को विकसित करें? अब आप और नहीं, एक ऐसा नेता जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नोएडा का मिथक तोड़ दिया, वो नेता हस्तिनापुर का मिथक क्यों नहीं तोड़ रहा? करना चाहिए डॉक्टर साहब। विल पावर की बहुत कमी है। जितने चुनाव में दावे होते हैं, जितने वादे किए जाते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। डॉक्टर साहब, आज सरकार बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी के यहाँ अगर मैं 93 की बात करूं तो 93 से लगातार यहाँ गोपाल काली बीजेपी के विधायक हुए, यहाँ अतुल खटीक बीजेपी के विधायक हुए, 2 बार से यहाँ लगातार दिनेश खटीक मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और ये जो लगातार वादे होते हैं, और ये जो एक झूठ का पुलिंदा है कि भाई द्रौपदी का श्राप लगा हुआ है, हमें लगता है ये द्रौपदी का श्राप ही झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि विल पावर नहीं है काम करने की। सरकार क्यों नहीं कर सकती? जब एक साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो शहर चेंज मतलब एक साथ उनके नक्शे आर्किटेक्चर तैयार कराए, एक चंडीगढ़ हो गया, एक हस्तिनापुर हो गया, चंडीगढ़ वहां पहुंच गया, क्या वजह है? हस्तिनापुर क्या है? द्रौपदी बैठी हुई है, क्या अभी भी श्राप है? आप बताओ। यहाँ ऐतिहासिक पंच प्यारों के जब बात होती है, पंच प्यार यहाँ शेखपुर गांव बराबर में है, वो बड़ा सिक्कों का बड़ा तीर्थ स्थल है पंच प्यारों। और यहाँ अब तो आप देखो कोटद्वार हाईवे बन रहा है। आखिर क्या वजह है? बड़े बड़े कस्बे हैं, इधर मवाना है, इधर रामराज है, और हस्तिनापुर पूरा, जब हम बात करते हैं विदुरकुटी की बात करें तो वो भी हस्तिनापुर जुड़ा हुआ है। हस्तिनापुर टूरिस्ट पॉइंट है, पुराना ऐतिहासिक स्थल है। सरकार करना नहीं चाहती। ये सब सिर्फ उस समय घोषणा होती है जब सरकार बनती है। आप मुझे बताओ, सरकार अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता? हस्तिनापुर क्यों चंडीगढ़ नहीं बन सकता? क्या सरकार के पास कोई पैसे की कमी है? जब चुनाव में इतने सारे वादे होते हैं, और सुनो, हम और सरकारों की बात नहीं करते डॉक्टर साहब, हम 3 सरकारों की जो 2 बार से सरकार है, और ये मुद्दा लगातार उठता है कि भाई हस्तिनापुर का विकास होना चाहिए, हस्तिनापुर का विकास होना चाहिए। तो ये विल पावर की कमी है, ये सरकारों की कमी है, और सरकार करना नहीं चाहती। मैं तो ये कहूँगा कि हस्तिनापुर का डेवलपमेंट हो। निश्चित तौर पर हस्तिनापुर बहुत पोटेंशियल वाला इलाका है। एक तरफ इसके पौड़ी हाईवे है, पौड़ी हाईवे का काम भी बीच में आप देख ही रहे हैं किस तरह से लटकता आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा। बिजनौर को मेरठ से जोड़ने वाला जो पुल है, अभी बाढ़ आई तो 10 दिन उस पर ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित रहा। हस्तिनापुर का चांदपुर से कनेक्शन कट गया, बिजनौर से कनेक्शन कट गया। और आप देखिए कि मेरठ पौड़ी हाईवे को अगर किसी 4 लेन हाईवे से आप कनेक्ट कर दें बिजनौर के साथ, चांदपुर के साथ, तो उस इलाके का डेवलपमेंट हो सकता है। शुरुआत में बहुत सारे बंगाली परिवार वहाँ पे रहते थे, बंगाल के बहुत सारे लोग, बहुत सारा जो कारखाने थे छोटे छोटे वहाँ पे आज़ादी के वक्त में, वो सारे कारखाने बंद हो गए, वो सब बेरोजगार हो गए। हस्तिनापुर की पहचान आज एक दुर्दशाग्रस्त कस्बे की हो गई है। कोई आदमी अगर बाहर से जाता है, कोई टूरिस्ट अगर बाहर से हस्तिनापुर का नाम सुनकर के हस्तिनापुर में आता है, तो वो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता कि ये वही हस्तिनापुर है जो कभी कौरवों पांडवों की राजधानी रहा। वहां खुदाई जरूर हुई, पुरातत्व के अवशेष मिले वहां बहुत सारे, लेकिन कोई रिमार्केबल हिस्टोरिकल फैक्ट्स एस्टेब्लिश नहीं हो सके उस खुदाई के बाद भी। एक म्यूजियम तक वहां नहीं बनाया जा सका कि खुदाई में जो चीजें मिली। हम हरियाणा चुनाव के दौरान गए थे थानेसर में हमने देखा कि बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है। पूरे देश से हिस्ट्री के प्रोफेसर्स, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के दल वहां पे स्टडी के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। हमने भी देखा जो जो चीजें निकली हुई थी वहां रखी हुई थी। हस्तिनापुर से जो खुदाई में मिला उसका कोई अता पता नहीं है, क्या मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला। 2-3 बार खुदाई हो चुकी, कोई म्यूजियम डेवलप नहीं किया गया। वहां पर एक म्यूजियम डेवलप किया जाता, वहां टूरिज्म के सेंटर के तौर पर उसको डेवलप किया जाता। उसमें वहां पे नहर भी है, नहर के भीतर बोटिंग की सुविधा हो सकती थी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हो सकते थे, बहुत सारे जो है टूरिज्म सेंटर से जुड़ी हुई चीजें वहां डेवलप की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और अब आप देखिए कि बीच में कितना महत्वपूर्ण है हस्तिनापुर की जैन धर्म का एक प्रोग्राम हुआ था। ये शायद मेरे ख्याल में 2009 के आसपास की बात है। उस वक्त
भारत की राष्ट्रपति उस समय की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय वहां पर आई थी। जैन धर्म का एक बड़ा आयोजन हुआ था, मैं उसको कवर करने के लिए वहां पर गया भी था उस वक्त में। तो तब से आज तक भी 2009 से आज तक भी मैं हस्तिनापुर में कुछ बदला हुआ नहीं देखता हूं, सिवाय इसके कि उसके एक तरफ मेरठ पौड़ी हाईवे जो है ये 4 लेन हो गया है। तो ये हालात हस्तिनापुर के हैं और ये हमारे लीडर्स की पॉलिटिकल विल का सवाल है। आमतौर पर कहा जाता है कि विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं, हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है देश में, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, हमारी संस्कृति से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, उनकी नेताओं ने भयंकर उपेक्षा की है और हस्तिनापुर उसका जीता जागता सबूत है। आप जाकर के देख सकते हैं हस्तिनापुर में खुद कि कितने बुरे हालात वहां पर हैं। वही जगह है जहां कहा जाता है कि गंगा पुत्र भीष्म अपनी मां गंगा से मिलने के लिए जाते थे, उसी गंगा के तट पर हस्तिनापुर बसा है। उसी गंगा के दूसरी पार चले जाते हैं तो विदुर कुटी वहां पर है। द्रौपदी घाट जिस पर द्रौपदी नहाती थी और जिस घाट पर द्रौपदी ने वो केश धोए थे, वो घाट के अवशेष मौजूद हैं, उस तरह के कर्ण मंदिर मौजूद है, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस वहां पे मौजूद हैं, लेकिन किसी का कोई विकास नहीं हुआ है। और जो पूरी जो बर्ड सेंचुरी है उसको भी ठीक से डेवलप नहीं किया गया। हस्तिनापुर इसलिए भी बहुत हिस्टोरिकल और महत्वपूर्ण है एनवायरनमेंट की दृष्टि से, चूंकि पूरे सर्दियों के सीजन में साइबेरिया से तमाम पक्षी यहाँ पर, मेहमान पक्षी यहाँ पर आते हैं। और हस्तिनापुर में आप बर्ड सेंचुरी में जाएंगे तो लाखों की तादाद में पक्षियों की अद्भुत वैरायटीज वहां पर जो वेटलैंड्स हैं उनमें विचरती हुई आपको दिखाई देंगी, लेकिन उसके बावजूद भी बर्ड सेंचुरी को कायदे से डेवलप नहीं किया गया। तो ये त्रासदी है और ये पॉलिटिकल विल का सवाल है। आप कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 70-75 साल बाद हस्तिनापुर देश की राजधानी के मात्र 90 से 95 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ आज भी अगर लोग बाढ़ की त्रासदी झेल लें और अब ये कहें जनप्रतिनिधि नेतागण सरकार ये कहे कि डेवलपमेंट करा दिया, आज भी अगर नाली की बात करें, सड़कों की बात करें, खड़ंजों की बात करें, तो हमें लग रहा है कि ये सब हमारे लिए तो कम से कम शर्म की बात है मेरठ के लिए। और ये इसके घोषणा होगी फिर दोबारा, अभी चूंकि 2027 में चुनाव है, जैसे हम लगातार देखते आ रहे हैं 2000 से, अभी होगी घोषणा, लेकिन सब घोषणा रह जाएंगी। अभी फिर आएगी सरकार, यहाँ बड़े बड़े फिर दावे होंगे कि हस्तिनापुर को डेवलप करेंगे, ये हाईवे बनाएंगे। चुनाव से पहले 2027 के चुनाव से पहले मुझे लगता है कि 2 बजट तो आ ही जाएंगे केंद्र सरकार के, तो 2 बार और घोषणाएं होंगी, अखबारों में छपेगा कि हस्तिनापुर पानीपत रेल लाइन चलने वाली है। हाँ। अब सर्वे होगा, तब सर्वे होगा, अब बजट एलोकेशन हो रहा है, तब हो रहा है, ये घोषणा हो सकती है। प्रदेश सरकार भी घोषणा करेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जब हस्तिनापुर आए तब उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया कि हम इसको जो है चमकाएंगे पर्यटन के नक्शे पे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जमीन पे कोई काम वहां दिखाई नहीं देता है। नहीं, अभी होगा, पर अखबारों में होगा, टीवी चैनलों पे होगा और नेताओं की रैली में होगा। धरातल पे हमें लग रहा है अभी तक जो कुछ काम शुरू नहीं हुआ। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब, हर बार लोग खुश हो जाते हैं कि इसको लेके एक सर्वे हो रहा है कि हस्तिनापुर का स्वरूप, हस्तिनापुर का इतिहास क्या है। और मुझे लग रहा है कि पिछले 40-50 साल में इतने सर्वे भी हो चुके होंगे कि सैकड़ों किताबें सर्वे होकर सब बंडल बनकर रखी होगी। लोगों को अखबार में छपता है, मीडिया में छपता है, दिखाए, खुश होते हैं लोग। एक कल्पना की बातें होती हैं कि हस्तिनापुर का विकास होगा, हस्तिनापुर सर्कट डेवलप होगा और हस्तिनापुर का इतिहास को उकेरा जाएगा, लेकिन ये सब रैलियों में, कागजों में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हमें लगता है कि धरातल पे नहीं हो पाएगा। और हमें सब ज़्यादा उम्मीद तो इस सरकार से थी, क्योंकि लगातार 2 बार से सरकार है और उसी हस्तिनापुर से मंत्री भी हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। अगर विल पावर होती तो अब तक ये डेवलप हो गया होता। तो दोस्तों, सबसे चिंताजनक बात यह है कि हस्तिनापुर से पहली बार सरकार में मंत्री नहीं है यूपी की कोई। दिनेश खटीक तो हैं ही मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार में, लेकिन उनके पहले प्रभुदयाल वाल्मीकि मंत्री रहे वहां से, बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन सूरत नहीं बदली। मुझे लगता है कि हम नियर फ्यूचर बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करेंगे हस्तिनापुर की, आपको जमीन पे दिखाएंगे हकीकत की वो जो पुस्ता बन रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि इसके बनने के बाद बाढ़ रुक जाएगी, इस इलाके में बाढ़ नहीं आएगी, उसके पीछे भ्रष्टाचार की क्या कहानी छिपी है। वो जो सड़क है जो बिजनौर को चांदपुर से जोड़ती है, वो कैसे पानी में बह जाती है और उसके साथ बजट बह जाता है। हर बार उसका बजट बनता है, हर बार उसकी मरम्मत होती है और पहले ही झटके में पहली बार पानी आते ही वो बह जाती है। डॉक्टर साहब, ये सारा सब भ्रष्टाचार का खेल है। आज समुद्र में पुल बन रहे हैं,
आज नदियों पर, नहरों में पुल बन रहे हैं। और यहाँ देखो मेरठ में, देखो क्या हस्तिनापुर का दुर्भाग्य देखिए कि हर बार बरसात के बाद में सड़कें बनती है फिर बह जाती हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो जो हो रहा है ये सब भ्रष्टाचार का बड़ा ये जो है बड़ा काम है और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ तक सरकारों की बात है, ये अलग बात है कि अखिलेश यादव जी 19 अगस्त को एक मीटिंग कर रहे थे और वो भी कर रहे थे कि मिथक तोड़ना हस्तिनापुर का, लेकिन सरकारें चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, द्रौपदी के शराब का मिथक कोई नहीं तोड़ पाया। तो ये मिथक ही बना रहेगा, ये समाज अंधविश्वासों में डूबा रहेगा, या आप इसको विकास के रास्ते पर लेकर चलने का संकल्प भी दोहराएंगे? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट होंगे हस्तिनापुर से को लेकर के, हस्तिनापुर से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियां आपके जहन में भी होंगी। और एक प्रोजेक्ट तो हमें खरखोदा के पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा जी ने बताया कि 4 दशक पहले मवाना क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने का प्रपोजल पास हुआ, उस समय आज तक नहीं बना। एजुकेशन के मामले में भी इस इलाके में सबसे बैकवर्ड इलाकों में गिना जाता है हस्तिनापुर। बिल्कुल। और वहाँ एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जरूर बना है अभी, लेकिन अभी भी वो ठीक तरह से रन नहीं कर पा रहा, उसमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।